चलो हम बात करें बेटा किसके, एनालिसिस प्रॉफिट के बारे में। एनालिसिस प्रॉफिट कैसे बनाया जाएगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है बड़ा ध्यान से। तो एनालिसिस प्रॉफिट के लिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट यहां बनाएंगे तो समझना बेटा कितने कॉलम बनेंगे, क्या होंगे, एक एक चीज के बारे में आपसे यहां बोलूंगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर का होगा बेटा, बिल्कुल बातचीत बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना कंसोलिडेशन आपसे बन ही नहीं सकता। ध्यान से मैं यहां बात कर रहा हूं, सबसे पहला कॉलम आएगा किसका बेटा, पर्टिकुलर का। दूसरा कॉलम यहां पे आएगा बेटा कैपिटल प्रॉफिट का। किसका आएगा बेटा, कैपिटल प्रॉफिट। अब सुनना ध्यान से बेटा, उसके बाद लिखना जैसा बोलूंगा उसके बाद जो कॉलम आएगा किसका आएगा बेटा, कैपिटल प्रॉफिट का। अब कैपिटल प्रॉफिट के बाद भी प्लीज, कैपिटल प्रॉफिट के बाद भी कुछ कॉलम्स यहां पे आएंगे, पर कैपिटल बाद के कुल कितने कॉलम आएंगे इस चीज के बारे में आपको बोलना चाहूं, ध्यान समझना। आपके बैलेंस शीट के अंदर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस के जितने बैलेंसेस गिवन है +1 उतने कॉलम लिखे जाएंगे। अगर से एग्जांपल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपके पास 3 प्रकार के रिजर्व गिवन है। अब मैंने बोला रिजर्व कोई सब, मैंने ये नहीं बोल रहा हूं फ्री रिजर्व, मैंने बोला रिजर्व एंड सरप्लस। इट मे बी CRR, it may be security premium, it may be capital reserve, it may be general reserve, it may be P&L, doesn't matter। मैं यहां पे आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, आप देखो ये 2 कॉलम तो बनेगा, पहला कॉलम बनेगा कैपिटल पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम बनेगा जनरल कैपिटल प्रॉफिट। अब उसके बाद कितने कॉलम बने, जितने बैलेंस शीट के अंदर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहे हैं। से एग्जांपल सिक्योरिटी प्रीमियम, से एग्जांपल जनरल रिजर्व, से एग्जांपल P&L, 3 बैलेंसेस गिवन, 3 + 1 कुल कितने बेटा 4। आपको यहाँ पे 4 कॉलम आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2 रिजर्व सरप्लस का बैलेंस गिवन है, पहला P&L, दूसरा कौन सा बेटा जनरल रिजर्व, कितने कॉलम गिवन है 2, तो 2 + 1 कितने कॉलम बनेंगे बेटा 3। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रेवेन्यू जनरल रिजर्व, रेवेन्यू P&L, और फिर यहां लिखा जाएगा बेटा टोटल। से एग्जांपल अब हम बात करते हैं, आप लोग क्वेश्चन में आओ बेटा, जो मैंने आपको नोट्स दिए वहां पे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, वहां बात करते हैं बेटा। वहां पे आपके पास बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट देखो बेटा। पहले क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन में गिवन है, देखो पहला क्वेश्चन नोट्स में जो मैंने गिवन है बेटा कितना बेटा 35,000 एंड 27। देखो सबसे पहली बात आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितने कॉलम दिख रहे हैं बेटा, जनरल रिजर्व, दूसरा कौन सा बेटा P&L। क्या ये दिख रहा है, बोलो बेटा प्लीज। अगर आपके पास जो मैंने आज नोट्स थे उसी नोट्स में देखना बेटा, क्योंकि सीक्वेंस आपको चेंज मिलेगा, दैट्स द वाई बेटा। नाउ ध्यान समझना बेटा, फिर भी कल मैं आपको सीक्वेंस कुछ देर अभी समझ में। पहला क्वेश्चन अभी तो वही है बेटा, आपके पास पहले क्वेश्चन में मुझे बताओ जनरल रिजर्व एंड P&L, क्या 2 बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो बताओ पहला कॉलम तो पर्टिकुलर का बनेगा, दूसरा कॉलम कैपिटल प्रॉफिट का बनेगा। अब इसके बाद कितने कॉलम बने पड़ेंगे डिपेंड करेगा बैलेंस शीट के अंदर जितने रिजर्व एंड सरप्लस हैं उतने +1, कितने रिजर्व सरप्लस 2, तो 2 + 1 3 कॉलम बनेंगे, तो यहाँ 3 कॉलम बना दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। मैं जब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूं बेटा, नोट्स में जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास अगेन 2 कॉलम, 2 + 1 कितना बेटा 3, वो समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में जब बात करता हूं कितने रिजर्व गिवन है बेटा, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, तो 3 + 1 कितने बनेंगे बेटा 4 कॉलम। क्या समझ में आया आपके पास बेटा, ऐसे कुछ तरीका आपके पास होगा। इज इट क्लियर नाउ। अब ध्यान समझना बेटा, अब कहां पे क्या क्या लिखा जाएगा मुझे बताओ। यहां पे कितने कॉलम बने बेटा 2, ये दो कॉलम किस किस के बने बेटा, जनरल रिजर्व और क्या बेटा P&L। यार लिख दो जनरल रिजर्व और क्या बेटा P&L, उसका क्या लिख दोगे बेटा, तो समझना। अब समझना यहां पे क्या लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। यहां पे क्या लिखा जाएगा ड्यूरिंग द, यहां लिखो बेटा बैलेंसिंग फिगर, यहां लिखो बेटा क्या बेटा बैलेंसिंग फिगर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, समझ आया मेरे पास यहां पे लिखा जाएगा बेटा क्लोजिंग बैलेंस, आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब आप यहां लिखो बेटा ओपनिंग बैलेंस, यहां लिखो बैलेंसिंग फिगर, यहां लिखो बैलेंसिंग फिगर, यहां लिखो क्लोजिंग बैलेंस। आपसे लिखते चलो बेटा। आप यहां क्या लिखोगे बेटा ओपनिंग बैलेंस, यहां लिखो बैलेंसिंग फिगर, यहां लिखो बैलेंसिंग फिगर, यहां लिखो क्लोजिंग बैलेंस। एक एग्जांपल लेता हूं। से एग्जांपल मेरे पास इसे लिखने के बाद लिखना, मेरे पास क्वेश्चन में 2 बैलेंसेस गिवन है, जनरल रिजर्व का और मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का।
मेरे पास जनरल रिजर्व का जितना ओपनिंग बैलेंस है उसको यहां लिख दिया, मान लो 10,000 रुपए का क्वेश्चन में गिवन है। मेरे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, मैंने वहां पे ये लिख दिया। अगर मान लो मेरे पास जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है 50,000 रुपए का, क्या ऐसा हो सकता है? तो 50,000 रुपए का बैलेंस को यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपए का बेटा? 2 लाख रुपए का। क्या समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर? तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये, आपके पास ओपनिंग कितना था? 10,000। ओपनिंग कितना था? 50,000। क्लोजिंग कितना था? 50,000। ओपनिंग कितना था? 50,000। बैलेंसिंग फिगर लिखो, क्या बताओ? 50,000 और 2 लाख। बैलेंसिंग फिगर कितना बेटा? 1,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर पीएनएल का है, जनरल रिजर्व का? तो इसको यहाँ लिखा जाएगा बेटा 1,50,000 रुपए। क्या सभी को समझ में आया? 10,000, 50,000। बैलेंसिंग फिगर किसका? 40,000 का बैलेंसिंग फिगर है। क्या ये 40,000 का बैलेंसिंग फिगर जनरल रिजर्व का है, पीएनएल का? इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्या समझ में थोड़ा बहुत आपको आया? कौन सा ओपनिंग बैलेंस, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस, इस चीज के बारे में हमने यहाँ समझा। क्या समझ में अच्छे से आया? अरे हाँ या ना? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो बड़ा ध्यान से समझना बेटा। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको लिखना है बेटा बैलेंस। बेटा ये सब कुछ फिगर हाइपोथेटिकल फिगर्स मैंने लिए, अपनी मर्जी से फिगर मांग के चल रहा हूँ बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? और कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा आपके पास ड्यूरिंग द, सुनो, अगर आपके पास, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ 10,000 रुपए आपका ओपनिंग है, क्लोजिंग कितने रुपए का? 40,000 रुपए। तो इस साल हमने कितना कमाया बेटा? सुनना ध्यान से। मेरे पास ओपनिंग 10,000 रुपए का था, क्लोजिंग 50,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि करंट ईयर में अपना कितना कमाया? 40,000। अरे हाँ है ना? मेरे पास 50,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग कितने रुपए का था? 2 लाख। तो 1.5 लाख रुपए हमने कितना कमाया? इस साल हमने कमाया। बोलो हाँ है ना? नाउ अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़ा ध्यान से। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसी सिचुएशन में अगर क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर का गिवन है, तो क्या ओपनिंग यहां लिख दोगे ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट, तो क्या क्लोजिंग निकाल सकते हो? क्या आपके पास क्लोजिंग गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर का गिवन, तो क्या आप ओपनिंग निकाल सकते हो? अरे क्या पॉइंट समझ में अच्छे से आया? पॉइंट अरे बोलो, क्लियर? नाउ अब बैलेंस, तो यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? 60,000 रुपए का। यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? 40,000 रुपए का। यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? 1,50,000 रुपए का। क्या सभी को समझ में आया? और मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये सब चीज लिखने के बाद यहाँ का बैलेंस, यहाँ की बैलेंस की टोटल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं है, आपको लगानी भी नहीं है। अब पहला आइटम बड़े ध्यान से, यहाँ पे पहला आइटम में लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे बेटा मैं ऐड लिख रहा हूं। क्या लिखा बेटा मैंने? यहाँ पे ऐड लिखा है। क्या लिखा बेटा मैंने? ऐड। लिखो डिविडेंड। पहला पॉइंट लिखो बेटा, क्या? डिविडेंड का। मैं पूरे कंसोलिडेशन का समराइज वे यहां लिखूंगा बेटा, ध्यान समझना। पहला पॉइंट लिखूंगा क्या बेटा? यहाँ पे डिविडेंड। समझना, अगर मान लो समझना डिविडेंड की बात कर रहा हूं। अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और डिविडेंड चाहे इंटरिम हो, चाहे फाइनल हो, चाहे ड्यूरिंग द ईयर में हो, चाहे मिड ऑफ द ईयर में हो, या एंड ऑफ द ईयर में हो, या बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्सिडरी कंपनी के द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है या डिविडेंड पे किया गया है, तो उसे क्या ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन में सर हमें कैसे पता लगेगा कि डिविडेंड तो ऐसा होगा? क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलेगा डिविडेंड पेड या डिविडेंड डिक्लेयर या डिविडेंड पेड या डिविडेंड डिक्लेयर क्वेश्चन बोलेगा। तो अगर मान लो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, तो जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, जितना डिविडेंड पे किया गया है, उसको वापस से आपको ऐड करना होगा। अरे हाँ है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या करना? डिविडेंड को ऐड करो। तो डिविडेंड को ऐड कहाँ करना? तो यहाँ पे समझना, यहाँ लिख दो इफ पेड बाय एस लिमिटेड। बेटा एस लिमिटेड का मतलब होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी? कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को क्या किया बेटा? डिक्लेयर किया है, तो आपको वापस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आपने यहाँ पर ऐड किया, बताओ ये ऐड किया जाएगा तो बताओ प्रॉफिट कम होगा या प्रॉफिट बढ़ेगा? सॉरी आई एम सॉरी, मैं ऐड क्यों कर रहा हूं? क्या मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करने से प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? कम हुआ होगा। तो प्रॉफिट को मुझे वापस से बढ़ाना है। ऐड करूं या लेस? ऐड। इसलिए इसको मैं ऐड बेटा ऐड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, जनरल रिजर्व में से। प्रॉफिट एंड लॉस मैं ऐड करूंगा कहां पे बेटा? जनरल रिजर्व में। आई एम सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई एम सो सॉरी, ऐड किया जाएगा। ऐड कहां पे किया जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ऐड कितने अमाउंट से किया जाएगा? डिविडेंड अमाउंट से ऐड किया जाएगा। ऐड बाय किससे बेटा? ऐड बाय डिविडेंड अमाउंट। अब ऐड तो करना है,
ऐड किससे करना है बेटा? डिविडेंड अमाउंट से आपको ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये डिविडेंड चाहे एंड ऑफ द ईयर में दिया गया हो, मिड ऑफ एंड ऑफ द ईयर में दिया गया हो, मिड ऑफ द ईयर में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपको डिविडेंड अगर दिया है तो वापस ऐड करो। होल्डिंग कंपनी ने, सब्सिडी कंपनी ने, अरे होल्डिंग ने दिया तो ऐड करोगे क्या यहाँ पे? नहीं, ये प्रॉफिट होल्डिंग का है या सब्सिडरी का? होल्डिंग का है सब्सिडरी का? सब्सिडरी का। अरे हाँ या ना? ऐड बोनस डिक्लेयर बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। समझना मैंने क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला? बोनस डिक्लेयर बाय एस लिमिटेड। अगर सब्सिडरी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया गया है तो इसको वापस से क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। बट समझना, मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक पॉइंट लिखा है, बोनस डिक्लेयर बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के दौरान में, साल के बीच में, मिड ऑफ द ईयर में अगर सब्सिडरी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया गया है तो ऐड किया जाएगा। मतलब अगर बोनस डिक्लेयर किया गया है सब्सिडरी कंपनी के द्वारा एंड ऑफ द ईयर में तो उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। अरे हाँ है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो मैंने क्या बोला? अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो भैया ऐड कर दो, चाहे मिड ऑफ द ईयर में या एंड ऑफ द ईयर में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बट बोनस शेयर डिक्लेयर बाय एस लिमिटेड अगर ड्यूरिंग द ईयर मतलब मिड ऑफ द ईयर में किया गया है तो इसको ऐड किया जाएगा। अगर एंड ऑफ द ईयर में डिक्लेयर किया गया है तो लेस ऐड नहीं किया जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो क्लियर। ऐड, और वन मोर थिंग, ये ऐड का ऐड बाय ऐड, ये ऐड कहां किया जाएगा? जनरल रिजर्व में। हम ये मानेंगे कि जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती होगी तो आप सभी को पता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कर सकती है बेटा। अरे हाँ ना? तो हम यहाँ पे मानेंगे कि कंपनी ने जो कुछ भी बोनस डिक्लेयर किया गया होगा वो आउट ऑफ जनरल रिजर्व किया गया होगा, इसलिए हम जनरल रिजर्व में वापस से यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या सब पीएनडल में नहीं कर सकते हैं क्या? ये एक जनरल एजम्पशन है बेटा। हम इस कंसोलिडेशन जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, हमारे एग्जाम मान के चलती है कि जो कुछ भी बोनस डिक्लेयर किया गया होगा वो आउट ऑफ किससे किया गया होगा? जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व में वापस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या बोनस डिक्लेयर करने से आपका प्रॉफिट कम होता है या प्रॉफिट बढ़ता है? प्रॉफिट कम होता है, इसलिए प्रॉफिट को वापस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या सभी को समझ में आया? क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? अरे बोलो क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। ऐड बाय बोनस कैपिटल। ऐड बाय बोनस कैपिटल, जितने से बोनस हमने डिक्लेयर किया, क्या अगर मैं 50,000 शेयर तो बोल सकता हूं 5 लाख रुपए की कैपिटल, तो ऐड कितने से किया जाएगा बेटा? 5 लाख रुपए से किया जाएगा। क्या समझ में आया? अरे 50,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का तो 5 लाख बोलता। अरे बोलो, 50,000 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का, तो क्या 5 लाख बोल सकता हूं? दैट्स द पॉइंट यार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे जवाब दो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं, ऐड एबनॉर्मल, चलो कुछ नहीं, एबनॉर्मल छोड़ो, कभी बहुत रेयर होता है कि पूछता है, अपन रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं बेटा। नाउ इन सबको करने के बाद फिर आपका वापस इन सबको, क्या इनको ऐड करोगे तो बैलेंस कुछ और ही आएगा बेटा? क्या इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा, यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा, यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा, यहाँ कुछ लिखूंगा क्या? मुझे यहाँ का टोटलिंग नहीं करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब जो ये सिर्फ इनिशियल लेवल पे यहाँ लिख दो, उसके बाद कभी इस कॉलम को यूज ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा? बैलेंस आएगा। इस बैलेंस में मैंने ऐड नहीं लिखूंगा बेटा, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा बेटा? मैं एडजस्टमेंट। यहाँ लिखो टाइम एडजस्टमेंट। यहाँ लिखो बेटा, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाए किसका बेटा? टाइम एडजस्टमेंट। सर ये टाइम एडजस्टमेंट क्या होता है? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टाइम एडजस्टमेंट तभी किया जाएगा, लिखा लिखो, टाइम एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड व्हेन प्रॉफिट नॉट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिखो बेटा, टाइम एडजस्टमेंट रिक्वायर, यही लिखने का इसके बीच में बेटा, टाइम एडजस्टमेंट रिक्वायर व्हेन रिजर्व सरप्लस बैलेंस इज नॉट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ टाइम एडजस्टमेंट कब किया जाएगा? टाइम एडजस्टमेंट तब किया जाएगा जब आपके पास
जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस दिन का रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किया जाएगा क्या? ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस नॉट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सीधी सी बात, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन का आपके पास रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है, दैट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. बाद का प्रॉफिट क्या बन जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. हम ये टाइम एडजस्टमेंट करते क्यों पता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को निकालने के लिए. तो ये टाइम एडजस्टमेंट तब किया जाएगा जिस दिन आपका इन्वेस्टमेंट है उस दिन का आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं. लाइक एग्जांपल, क्या मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया था, 1/4/2015 का आपके पास प्रॉफिट था, 31 मार्च 2016 का आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल था. यहां का आपके पास 1 लाख का आपके पास प्रॉफिट है, यहां पे आपके पास 3 लाख का प्रॉफिट है. तो क्या एक बात बताओ, क्या 2 लाख का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ड्यूरिंग द ईयर का आया? सुनो ध्यान से, इसको प्रूव करता हूं इस बात को. तो क्या मैं इस प्रॉफिट को क्या कैपिटल प्रॉफिट बोल सकता? क्या इस प्रॉफिट को मैं टोटल में कॉलम में बोल सकता? तो क्या ये कॉलम मेरा बैलेंसिंग फिगर आ सकता? क्या मेरे पास जिस दिन का इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मैंने किया था बेटा का ऑन द 1 जुलाई 2015 को, क्या उस दिन का मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है क्या? नहीं तो क्या टाइम एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा? अरे अभी मैं, और इस क्वेश्चन जबकि मैंने किया भी था या नहीं किया था बेटा? तो से एग्जांपल, इस 2 लाख में से कितना प्रॉफिट, ये 12 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से हम क्या करेंगे 3 मंथ का प्रॉफिट आपका प्री एक्विजिशन का है. दैट मीन्स यहाँ पे 50,000 रुपए लिखूंगा. दैट मीन्स कितना है बेटा? 1,50,000 रुपए. यहाँ पे कितना है बेटा? 1,50,000 रुपए. क्या ये बात समझ में आई? ये बाउंस हो गया पॉइंट. वापस रिपीट करता हूँ इस पॉइंट, ध्यान से समझना बेटा. क्या ये प्रॉफिट आप समझना, क्या ये कैपिटल प्रॉफिट है? क्या, एक मिनट इसको मैं यही लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए. यहाँ पे 1 मिनट समझना बेटा. ये हमारा सबसे पहले हमने सबसे पहले लिखा है, क्या ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है? क्या यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है? ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का बेटा आपके पास? 1 लाख रुपए का. मारो गोली सबको, ये मान लो कोई पॉइंट ही गिवन नहीं. ये बैलेंसेस है. तो 1 लाख रुपए का आपके पास ओपनिंग प्रॉफिट है, 3 लाख रुपए का आपके पास क्लोजिंग प्रॉफिट है, और आपके पास क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही बैलेंस गिवन, तो एक ही कॉलम बनेगा आपके लिए. 1 + 1 मतलब कितना? 2. अरे हाँ है ना. तो दैट मीन्स क्या यहाँ पे 2 लाख का बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगा. अब मुझे बताओ, क्या टाइम एडजस्टमेंट किया जाएगा? यस, क्योंकि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन का प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है. क्या आपने इन्वेस्टमेंट कब किया? 1 जुलाई का. आपके पास साल की शुरुआत का प्रॉफिट है, साल का एंड का प्रॉफिट है, पर 1 जुलाई का प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है क्या? जब है ही तो निकालना तो पड़ेगा. अरे हाँ या ना. तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में समझना है. तो मुझे बताओ, क्या आपको यह समझ में आ गया, क्या ये 2 लाख के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट से पहले का है, कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बाद का? क्या ये बात समझ में आपको आई थी? अरे बेटा ऐसा करो, चलो, क्या मेरे पास 1/4/2015 को मेरे पास प्रॉफिट था, 31 मार्च 2016 का मेरे पास क्वेश्चन प्रॉफिट था. यहां पे मेरे पास 1 लाख का मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे मेरे पास 3 लाख का मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पे अवेलेबल है. तो क्या मुझे बताओ, ये 2 लाख का प्रॉफिट टोटल इस पूरे 12 महीने का था? इस 12 में से कुछ प्रॉफिट इस समय का, कुछ प्रॉफिट इस समय का. यहाँ 1 जुलाई की बात करता हूं तो 3 मंथ का प्रॉफिट एक्विजिशन से पहले का, 9 मंथ का प्रॉफिट एक्विजिशन का बाद का. क्या ये पॉइंट तो क्लियर था? अरे जवाब दो ना. तो मुझे यह बताया जाए कि इस 2 लाख के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से पहले का, कुछ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बाद का. तो बताओ इस 2 लाख में से कितना प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से पहले का था? 3 महीने का. तो आपको सभी को पता है 2 लाख का प्रॉफिट 12 महीने का, 3 महीने का प्रॉफिट यहां से मैं निकाल दूंगा तो क्या बचा? 9 मंथ का प्रॉफिट बचेगा. और इस प्रॉफिट में से इसको निकाल दूंगा, इस प्रॉफिट को जोड़ना तो पड़ेगा. कहां जोड़ूंगा बेटा? यहाँ पे. क्यों? इन्वेस्टमेंट से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलता हूँ. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को ही क्या मैं कैपिटल प्रॉफिट का नाम देता हूं? जवाब दो ना यार. तो क्या जो 30 यहां जो प्रॉफिट आएगा, तो मुझे बताओ 2 लाख डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 हाउ मच? क्या 50,000? ये ब्रैकेट देख लेस कर दिया, तो यहाँ पे लेस किया तो कहीं इसको ऐड तो करना पड़ेगा. ऐड क्या करूंगा बेटा? यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना है बेटा? 1,50,000 रुपए. 1,50,000 रुपए. क्या ये रेवेन्यू पेंडल, रेवेन्यू प्रॉफिट है? क्या बोला? रेवेन्यू पेंडल. क्या बोला? कैपिटल प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. अब समझ में आया टाइम एडजस्टमेंट बेटा? अरे अब समझ में आया. तो टाइम एडजस्टमेंट कब किया जाएगा? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला टाइम एडजस्टमेंट तभी किया जाएगा जब क्या होगा बेटा आपके पास? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? ध्यान से समझना. ये टाइम एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे व्हाटएवर जो भी करना था मैंने टाइम एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने किया, और ये सब करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बैलेंसेस. क्या इस कॉलम में कुछ बैलेंस आएगा? नहीं. क्या यहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. फिर यहाँ पे
समझना बेटा, कुछ किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, बड़े ध्यान से समझना। लेस किया जाएगा, समझना, लेस किया जाएगा डिविडेंड। लेस किया जाएगा बेटा डिविडेंड। क्या डिविडेंड में ऊपर ऐड कर चुका हूं? क्या डिविडेंड में ऊपर ऐड कर चुका हूं? तो डिविडेंड को वापस क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। समझना, लेस किया जाएगा कहां पे बेटा, आपके पास प्री एक्विजिशन कैपिटल प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा। सब लिखते चलो बेटा। मैंने क्या बोला बेटा, बोलो, डिविडेंड को क्या किया जाएगा, ऊपर एक बार ऐड कर दिया, जितने से ऊपर हमने क्या किया बेटा, ऐड किया है, उतने से यहाँ पे क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। अरे हाँ या ना, क्यों होगा, क्या होगा, इस चीज के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या बोनस शेयर भी ऊपर मैंने ऐड किया है? अरे बोलो, तो बोनस शेयर को वापस क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। लेस बोनस शेयर। बोल जाओ बेटा, जबकि यहां पर जो ऊपर हमने ऐड किया था वो ऐड किस में किया था, कैपिटल प्रॉफिट में या रेवेन्यू प्रॉफिट में? रेवेन्यू प्रॉफिट में हमने ऐड किया। मैं लेस कहां पे कर रहा हूं, क्या समझ में आया? ऊपर ऐड किस में किया, रेवेन्यू में, कैपिटल में? ऊपर रेवेन्यू में किया, नीचे करूंगा वापस मैं लेस करूंगा। लेस कहां से करूंगा बेटा, कैपिटल प्रॉफिट में से। सर ऐसा क्यों? हमारा ये एजम्पशन रहेगा कि अगर कंपनी के द्वारा कुछ भी बोनस शेयर डिक्लेयर किया गया है, हमारा ये एजम्पशन ये रहेगा कंपनी के द्वारा कुछ भी बोनस शेयर दिया गया है या कंपनी के द्वारा कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, वो ऑलवेज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिया गया है। क्वेश्चन बोले या ना बोले इस बात से फर्क नहीं पड़ता। We will always assume that the dividend declared by the company, ये बोनस declared by the company out of capital profit, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये एजम्पशन हमारा, ये एजम्पशन हमेशा हमारा रहेगा। अरे बोलो, ये एजम्पशन हमारा रहता है, इसलिए हमें कैपिटल प्रॉफिट में से इसको लेस करना होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोल, जवाब दो बेटा, ध्यान से समझना। लेस किया जाएगा बोनस शेयर, बेटा प्लीज जो मैं बोलूंगा उसका इफेक्ट देना। लेस किया जाएगा बोनस शेयर। सर क्या ये है, वापस से लेस करवा रहे हो? समझना ध्यान से, प्लीज लिखना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो मैं गारंटी 99% स्टूडेंट इस पॉइंट को नहीं कर पाएगा। और सबसे पहली बात, ये पॉइंट किया कब जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट। मैंने बोनस शेयर एक बार आपको ऐड करवाया, एक बार मैंने आपको लेस करवाया। बोलो हाँ है ना? ये जो बोनस शेयर मैंने आपको यहाँ पे ऐड करवाया, जो बोनस शेयर मैंने आपको ये लेस करवाया, ये तब किया जाएगा जब बोनस शेयर ड्यूरिंग द ईयर में अगर क्या किया गया, डिक्लेयर किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, लास्ट टाइम बोलूंगा। मैं बोनस शेयर को मैंने ऊपर से यहाँ पे ऐड किया, बोनस शेयर मैंने वापस यहाँ से लेस किया था। ये बताओ ये ऐड कब किया था, जब बोनस शेयर डिक्लेयर बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। इस केस में मैंने ऊपर ऐड किया था, नीचे मैंने क्या किया, लेस किया। क्या जरूरी है बोनस शेयर एंड ऑफ मिड, क्या ये जरूरी है ये बोनस शेयर जो दिया जाए मिड ऑफ द ईयर में दिया जाए? क्या बोनस शेयर एंड ऑफ द ईयर में दिया जा सकता है? मेरी बात समझना इस पॉइंट को। क्या ये जरूरी है ये बोनस शेयर जो दिया जा रहा है वो एंड ऑफ द ईयर में दिया जाए या मिड ऑफ द ईयर में दिया जाए? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बोनस शेयर को अगर समझ आने से, अगर बोनस शेयर मिड ऑफ द ईयर में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में, साल के दौरान में, साल के बीच में बोनस शेयर दिया गया है, तो उस बोनस शेयर को वापस यहां पे ऐड करेंगे, यहां से लेस करेंगे। बट अगर बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द ईयर में दिया गया, कब दिया गया बेटा, एंड ऑफ द ईयर में, तो ऊपर ऐड करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट यहां से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोनस शेयर को सिर्फ नीचे लेस कब किया जाएगा, जब बोनस को एंड ऑफ द ईयर में डिक्लेयर किया जाता है। अगर बोनस शेयर को साल के दौरान, साल के बीच में दिया गया है तो ऊपर ऐड करेंगे, नीचे लेस करेंगे। बट मैंने डिविडेंड के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला, डिविडेंड के लिए साफ बोला, डिविडेंड चाहे मिड ऑफ द ईयर में दिया जाए या एंड ऑफ द ईयर में दिया जाए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ऐड किया जाएगा, नीचे लेस किया जाएगा। इज इट क्लियर? बट अगर बोनस शेयर साल के दौरान में, साल के बीच में दिया गया है तो ऊपर ऐड किया जाएगा, नीचे लेस किया जाएगा। बट बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द ईयर में दिया जाता है, ऊपर ऐड नहीं करना है, सिर्फ नीचे ही आपको लेस करना है। अरे हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? और बेटा इसके लिए अब सुनना ध्यान से, जहां पे आप एनालिसिस प्रॉफिट बना रहे हो उस पेज को छोड़ के लास्ट पॉइंट पे कुछ मैं आपको लिखवाना चाहूंगा डिविडेंड के लिए बेटा और बोनस शेयर के लिए।
सबसे पहले बेटा डिविडेंड के लिखो पॉइंट, यहाँ पे स्टार बनाओ और स्टार लिखो पॉइंट नंबर 1। थोड़ा स्पेस छोड़ना बेटा, क्योंकि इसके बाद अभी मतलब इसके बाद अभी मेरे को 6 लाइन छोड़ देना बेटा। इसके बाद भी 6 क्या 8 छोड़ दो, 10 छोड़ दो बेटा, दिल खोल के थोड़ा सा बेटा 10 लाइन छोड़ दो बेटा, क्योंकि कम पड़ गई तो बता मन ही मन में गालियां दोगे, सामने तो नहीं दे पाओगे, मुझे पता है ना, समझना मतलब निवेश दोगे बेटा, मतलब ऐसा तो ध्यान समझना बेटा। इसके नीचे 10 लाइन छोड़ने का, फिर लिखना पॉइंट नंबर 1। 10 लाइन छोड़ने का फिर लिखना पॉइंट नंबर 1। और ये पॉइंट नंबर 1 किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बेटा मैं? डिविडेंड। पहले सबसे पहले डिविडेंड के बारे में जितना मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करता हूं। बोनस शेयर कभी भी दिया जाए, चाहे बीच में दिया जाए, चाहे एंड ऑफ द ईयर में दिया जाए, सुनना जैसे लिखना मत, अब जब लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना और स्पीड से लिखना। बोनस शेयर के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। बोनस शेयर के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं, बोनस शेयर क्या किया जाएगा बेटा? बोनस शेयर क्या किया जाएगा? ड्यूरिंग द ईयर में दिया जाए या एंड ऑफ द ईयर में दिया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। नीचे क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। ऊपर ऐड किस में से किया जाएगा? ओह आई एम सो सॉरी, मैं बात करता हूं किसके लिए? डिविडेंड की बात कर। डिविडेंड अगर दिया जा रहा है, चाहे ड्यूरिंग द ईयर में हो चाहे एंड ऑफ द ईयर में हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऊपर ऐड करने का, नीचे लेस करने का। ऊपर ऐड किस में किया जाएगा? जनरल रिजर्व में या पीएनडल में? पीएनडल में। नीचे लेस किस में से किया जाएगा? ये तो अभी तक मैं पता चुका हूं। इसी के रिगार्डिंग स्पेशल पॉइंट लिखो, स्पेशल इसी के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 1। इस टोटल डिविडेंड में, एकदम देसी भाषा में लिखने का, एकदम देसी भाषा में स्पीड में, इस टोटल डिविडेंड में जितना हिस्सा होल्डिंग का है, जितना हिस्सा है, जितना शेयर होल्डिंग का है, तो एक बात बताओ, डिविडेंड जो दिया जाएगा टोटल अमाउंट पे दिया जाएगा। से एग्जांपल कहने का मतलब ध्यान समझना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, तो 1 लाख रुपए यहां पे मैं ऐड करूं, यहां पे 1 लाख रुपए यहां पे क्या करूंगा बेटा? मैं लेस करूंगा। क्या इस 1 लाख रुपए के डिविडेंड में कुछ हिस्सा होल्डिंग का होगा, कुछ हिस्सा किसका होगा? मेरे ने वो कहा जाएगा माइनॉरिटी में। मान लो मैंने 70% शेयर हेल्ड करके रखे होंगे, तो इस 1 लाख का कितना परसेंट बेटा? 70% कितना? 70,000। मैंने क्या लिखवाया आपको बेटा अभी तक? क्या लिखवाया? इस टोटल डिविडेंड में जितना हिस्सा होल्डिंग का है, तो उतना, जितना हिस्सा होल्डिंग का है उतना अमाउंट कंसोलिडेटेड के पीएनडल में से लेस किया जाएगा। कंसोलिडेटेड के पीएनडल में से लेस किया जाएगा और सीओसी में से लेस किया जाएगा, और सीओसी में से भी लेस किया जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मैंने वापस बोल रहा हूं बेटा, सबसे पहले जितना डिविडेंड ऊपर ऐड करो, नीचे क्या करो? लेस करो। इस डिविडेंड में जितना हिस्सा किसका है? होल्डिंग का है। जितना हिस्सा किसका बेटा? होल्डिंग का है। जितना हिस्सा होल्डिंग का उसको ऊपर समझना, सीबीएस में से, सीबीएस के कंसोलिडेटेड के पीएनएल में से लेस करो और सीओसी में से भी लेस करो। क्या पॉइंट क्लियर है? नाउ एक बोनस शेयर ये था, एक बोनस शेयर ये था। मैंने इसके लिए पॉइंट नंबर 1 लिखवा है, इसके लिए कोई पॉइंट लिखा रहा हूं, इसके लिए पॉइंट नंबर 2 लिखवा रहा हूं। मतलब एक काम करो, इसके लिख लो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इफ बोनस शेयर डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ बोनस शेयर डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नो एडिशनल इफेक्ट, नो एडिशनल इफेक्ट। बात खत्म। क्या मुझे बताओ, मैं वापस बात कर रहा हूं, क्या मैंने डिविडेंड दिया तो डिविडेंड का इफेक्ट मैंने एओपी में भी दिया? क्या इसके अलावा मैंने अभी एडिशनल इफेक्ट कहां पे दिया? सीबीएस में से भी लेस करवाया और सीओसी में भी लेस करवाया। बट अगर बोनस शेयर, इफ बोनस शेयर डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नो एडिशनल इफेक्ट। सिर्फ आपको अगर बोनस शेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में दिया जा रहा है तो ऊपर ऐड करो या नीचे लेस करो, इसके अलावा कोई एडिशनल इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बट इफ पॉइंट नंबर 3, इफ पॉइंट नंबर 3 समझना, पॉइंट नंबर 3 के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। क्या ये पॉइंट नंबर 3, सबसे पहली बात तो बताओ ये लेस कब किया जाएगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। इफ बोनस डिक्लेयर एंड ऑफ द ईयर, तो डायरेक्ट क्या किया जाएगा? लेस किया। पता है सबसे पहली बात, ये लेस टाइम एडजस्टमेंट से पहले किया है, टाइम एडजस्टमेंट के बाद किया?
क्या पॉइंट सभी को क्लियर समझ में है? तो समझना, इफ बोनस शेयर, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोलूंगा। अब समझना, बोनस शेयर क्या किया गया है बेटा? डिक्लेयर किया गया। इस केस में क्या होगा? टाइम एडजस्टमेंट के बाद ऐड लेस करोगे, क्या ऊपर ऐड करोगे? बोलो, ऊपर ऐड करोगे? नहीं, फिर क्या किया जाएगा? सिर्फ लेस किया जाएगा। वो समझ। पॉइंट नंबर 3 लिखे, टोटल बोनस शेयर में लिखो, टोटल बोनस शेयर में जितना हिस्सा, टोटल बोनस शेयर में जितना हिस्सा होल्डिंग का है उसको सीओसी में से लेस किया जाएगा। जितना हिस्सा होल्डिंग का है उसको सीओसी में से लेस किया जाएगा, और जितना हिस्सा सीओसी का नहीं है उसे माइनॉरिटी में ऐड किया जाएगा। माइनॉरिटी मतलब एमआई में ऐड किया जाएगा। समझ में? टोटल बोनस शेयर में बड़ा ये ट्रीटमेंट कब किया जाएगा? जब बोनस शेयर एंड ऑफ द ईयर में होगा या बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में होगा, तो यहां से सिर्फ लेस किया जाएगा। इस टोटल बोनस शेयर में जितना हिस्सा किसका होगा बेटा? होल्डिंग का होगा। उसको क्या करोगे? जितना हिस्सा होल्डिंग का उसको सीओसी में से लेस करोगे, जितना हिस्सा सीओसी का नहीं होगा उसको माइनॉरिटी में ऐड करोगे या लेस करोगे। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से है? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियर? नाउ एडजस्टमेंट नहीं लिखो बेटा, ऐड, चलो ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट सुनो, एडजस्टमेंट लिखो बेटा, समझना बेटा। अपवर्ड लिखो बेटा, अपवर्ड रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स। मैं इसको यहां देता हूं बेटा अपनी समझ आया आंसर बेटा? ये जो हम लिखते हुए यहाँ पे आ रहे हैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं बेटा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर था कॉलम, बेटा जवाब दो। कैपिटल प्रॉफिट, जवाब दो। अरे हाँ है ना। यहाँ पे क्या आएगा? रेवेन्यू जनरल रिजर्व, रेवेन्यू पी एंड एल, और क्या बेटा? टोटल। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है, ध्यान से समझता है इस पॉइंट के लिए बेटा। यहाँ सबसे पहले हम क्या यही बैलेंसेस तो यहाँ पे आ रहे हैं बेटा, बोलो ना। मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या ऐड करवाया, क्या लिखवाया? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट लिखा बेटा। अपवर्ड रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स ऐड किया जाएगा, डाउनवर्ड रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स लेस किया जाएगा। मैंने क्या बोला? अपवर्ड रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स ऐड किया जाएगा, और अपवर्ड रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स असेट, इतना स्पेसिफिक लिखो बेटा, अपवर्ड रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स असेट्स को ऐड किया जाएगा, डाउनवर्ड रिवोल्यूशन असेट्स को क्या किया जाएगा बेटा? लेस किया जाएगा। मतलब अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या आपका प्रॉफिट है? अगर 5 लाख रुपए की असेट से उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए की हो गई तो क्या रेवोल्यूशन अपवर्ड साइड में हुआ या डाउनवर्ड साइड में हुआ? क्या ये 1 लाख से वैल्यू बढ़ना फायदा है या नुकसान? कितने का फायदा? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा उसको यहां पर ऐड किया जाएगा। जवाब दो। अगर मान लो 5 लाख रुपए की असेट से 4,50,000, 5 लाख की असेट से कितनी हो गई? 4,50,000। क्या वैल्यू बढ़ी या कम हुई? कम हुई। डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। कितने रुपए से बेटा? 50,000। क्या लॉस है या प्रॉफिट? लॉस। इसलिए मैंने आज को क्या बोला बेटा? लेस किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मैंने क्या बोला बेटा? अपवर्ड रिवोल्यूशन एंड क्या बेटा? डाउनवर्ड रिवोल्यूशन। अपवर्ड रिवोल्यूशन तो ऐड करेंगे, डाउनवर्ड रिवोल्यूशन का तो क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो। नाउ अब ये सब हो गया तो मुझे बताओ और क्या देंगे इफेक्ट? अब समझ आया सर बेटा? डेप्रीशिएशन ऑन अपवर्ड ऑफ असेट्स ऐड और नहीं लेस किया जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ असेट्स ऐड किया जाएगा।
समझना है ऐसे बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई जरूरत नहीं समझने की बेटा आप लोगों को यहाँ पे बेटा। अभी सिर्फ समझना बेटा, समझना। असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। असेट्स की वैल्यू कम हुई क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? जवाब दो। अब मेरा आपसे ये बोलना है, अगर असेट्स की वैल्यू अपवर्ड साइड में हुई तो क्या मतलब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन बढ़ेगा या कम होगा? बेटा अगर फ्यूचर में डेप्रिसिएशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो जो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो उसने से क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। बताओ सुनो, क्या मैंने ये ऐड करवाया तो ऐड मैंने कहां पे करवाया बेटा? क्या ये लेस करवाया तो लेस मैंने कहां पे करवाया? रेवेन्यू P&L के अंदर। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? तो अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। तो जब फ्यूचर में जितने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगा हम क्या करेंगे बेटा, वहां से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, यहां से लेस करेंगे। अगर असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? तो मेरा फायदा है या नुकसान? फायदा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कराया बेटा, ऐड करवाया। क्या सभी को समझ में आया? इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट में से जितना हिस्सा होल्डिंग का होगा, कुछ हिस्सा किसका होगा बेटा, माइनॉरिटी का। जितना हो, अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट कौन सा आएगा बेटा आपके पास बेटा, कैपिटल प्रॉफिट। ये कौन सा आएगा, रेवेन्यू जनरल रिजर्व। ये कौन सा आएगा, रेवेन्यू P&L। एक बात बताओ, होल्डिंग का हिस्सा मैंने मान लिया 70%, यहां मान लिया कितना परसेंट बेटा मैंने, 30%। बोल जवाब दो, जवाब दो। तो मुझे बताओ ये कैपिटल प्रॉफिट में जितना हिस्सा होल्डिंग का है ये अमाउंट कहां जाएगा, COC में। ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, CBSE। ये कहां जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कहां जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैंने आपको बोला था कुछ देर पहले, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जितना हिस्सा किसका होगा बेटा, होल्डिंग का, वो कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। क्या पोस्ट एक्विजिशन को क्या मैं रेवेन्यू प्रॉफिट बोल सकता हूं? तो क्या ये रेवेन्यू जनरल रिजर्व, क्या रेवेन्यू P&L अल्टीमेटली क्या मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। इसमें जितना हिस्सा होल्डिंग का होगा इसको CBS में क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? अरे जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? मैंने इसके लिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिखवाया बेटा। अब इसके लिए लिखो बेटा, इसी के लिए बेटा पॉइंट नंबर क्या बेटा आपके पास, 5। पॉइंट नंबर नहीं 4, आई एम सॉरी। अपवर्ड रेवोल्यूशन को लिखो बेटा, अपवर्ड रेवोल्यूशन के लिए लिखो, लिखो पॉइंट नंबर 4। जितने से असेट्स बढ़ेगी, जितने से असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या अपवर्ड रेवोल्यूशन है बेटा अल्टीमेटली। जितने से असेट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, उतने से असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा इन CBS में। मैंने क्या बोला, जितने से असेट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मैंने क्या बोला, जितने से असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी उतने से क्या किया जाएगा बेटा, असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा। समझ में आया? जितने से असेट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। हो सकता है क्योंकि डाउनवर्ड रिवोल्यूशन असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी बेटा, कम होगी। तो दैट मींस मेरा कहने का मतलब ये, अगर असेट्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्या ऐसा हो सकता है, बोलो? जितने से असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी उतने से जितने से असेट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, उतने से असेट्स की वैल्यू को भी क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अरे बोलो, क्लियर? ये था बेटा आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखे बेटा इसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखे बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ क्या होगा बेटा, स्टॉक रिजर्व। बेटा ट्रीटमेंट स्टॉक रिजर्व से पहले एक दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, इंटरकंपनी डेब्ट। बेटा तो लिंक बना रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा। लिखो इंटरकंपनी डेब्ट बेटा, या कॉमन डेब्ट लिखो। स्टॉक रिजर्व से पहले लिखो ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डेब्ट, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिंक बना रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डेब्ट क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे समझते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डेब्ट के बारे में अपन यहाँ पे बात कर। सर ये क्या है कॉमन डेब्ट? मैं बोल रहा हूँ ये H लिमिटेड है,
ये क्या है बेटा, एस लिमिटेड। सुनना ध्यान से, मैं कॉमन डेप्ट के बारे में बात करूं। ये कौन है बेटा, एच लिमिटेड। ये कौन है बेटा, एस लिमिटेड। क्या एच लिमिटेड एस को माल सेल कर सकता है या एस लिमिटेड एच को माल सेल कर सकता है? अरे जवाब दो। तो अगर एच ने माल इसको सेल किया होगा, एच ने माल इसको सेल किया होगा, मान लो एच ने 50,000 रुपए का माल इसको सेल किया है उधार पे, तो क्या एच की बुक में डेटर्स दिख रहे हैं 50,000 रुपए के? तो क्या इसकी बुक्स में आपको क्रेडिटर्स दिख रहे होंगे 50,000 रुपए के? बोलो हाँ या ना। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला बेटा कि 50,000 रुपए यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, डेटर्स है, यहाँ पे 50,000 का क्रेडिटर्स। ये क्यों आया समझ में आया? तो क्या 50,000 रुपए एच को लेना है किससे बेटा, एस से। तो क्या 50,000 रुपए एस को देना है किसको बेटा, एच को? अरे हाँ है ना। क्या आपस में कॉमन डेप्ट है? तो क्या अगर मैं 50,000 रुपए दूंगा तो क्या 50 रुपए से मेरा कैश कम होगा? तो 50,000 रुपए अल्टीमेटली आएगा भी तो मेरे ही पास, तो 50 से मेरा कैश वापस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या दोनों ही चीजें नलीफाई हो जाएंगी आपके लिए? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? वो कॉमन डेप्ट मतलब, अगर मैं आपसे बताओ उल्टा बात करता हूं, अब एस माल सेल करता है इसको, तो क्या इसकी बुक्स में आज दिख रहे होंगे डेटर्स कितने रुपए से बेटा, 50,000 रुपए से। तो क्या इसकी बुक्स में दिख रहे होंगे क्रेडिटर्स कितने रुपए से बेटा, 50,000 रुपए से। अरे हाँ या ना। तो क्या 50,000 रुपए देना है और 50 रुपए लेना है, अपने ही आपको 50,000 रुपए देना है और अपने ही आपको 50 रुपए लेना है, तो क्या आपस में डेटर्स क्रेडिटर्स कैंसिल कर दें? बोलो। तो कॉमन डेप्ट का मतलब क्या होगा, जितना कॉमन डेप्ट होगा, जितना क्या होगा बेटा, कॉमन डेप्ट होगा। तो कॉमन जितना मैं क्या बोल रहा हूं, जितना आपका क्या होगा बेटा, कॉमन डेप्ट होगा, जितना आपका कॉमन डेप्ट है उतने से डेटर्स को कम किया जाएगा, उतने से ही आपको क्रेडिटर्स को कम किया जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डेप्ट की बात की। तो मुझे बताओ 50,000 रुपए आपको लेना भी है और 50 रुपए आपको देना भी है, तो दोनों के बीच में कॉमन कितना है बेटा, मुझे बताओ। तो जितना आपका कॉमन डेप्ट है, जितना आपका क्या बेटा, कॉमन डेप्ट है, जितना आपका कॉमन डेप्ट है उतने से आपका डेटर्स कम किया जाएगा, उतने से ही आपका क्या किया जाएगा, क्रेडिटर्स। क्या कॉमन डेप्ट का ट्रीटमेंट समझ में आपको अच्छे से आया? अगर मैं बोलता हूं, क्या मुझे बताओ कॉमन डेप्ट का ट्रीटमेंट समझ में, जितने से आपके डेटर्स, कॉमन डेप्ट जितना आपका कॉमन डेप्ट होगा उतने से आपका डेटर्स कम किया जाएगा, उतने से ही आपका क्या होगा बेटा, क्रेडिटर्स भी कम होगा। क्या समझ में आया? क्या मुझे बताओ जो माल हमने इधर उधर सेल किया इसके बदले में बीआर और बिल्स पेबल भी तो हो सकता है। सर समझ में नहीं आया, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से इस पॉइंट को। क्या एच ने, सुनो ध्यान से, एच ने माल सेल किया बेटा एस को। तो जब एच ने माल सेल किया किसको बेटा, एस को। जब एच माल सेल करता है एस को, तो ऐसी सिचुएशन में एक बात मुझे जाए बेटा, तो जब एच ने माल सेल किया होगा एच को, तो एच ने एक लेटर लिखकर दिया होगा एस को, उस एस ने उस लेटर को साइन करके वापस लुटाया होगा, तो क्या उसके पास बीआर आ गया 50,000 रुपए का? ये बात तो समझते हो? तो क्या इसके पास बिल्स पेबल हो गया कितने रुपए का बेटा, 50,000 रुपए का। तो क्या ये भी तो अल्टीमेटली क्या कॉमन डेप्ट है? तो क्या कॉमन डेप्ट को वापस अगेन क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, इसके बाद इसके बीआर से, इसके बिल्स पेबल से। बट इसमें से ये वाला भाई साहब इस 50,000 के बिल को गया बैंक के पास और बैंक के पास जाके इसको डिस्काउंट 20,000 रुपए का बिल। तो बताओ 50,000 रुपए में से 20,000 का बिल वो जाके बैंक के पास डिस्काउंट करेगा, तो इसके पास कितना बचा बेटा, 30,000 रुपए। इसके पास आज भी कितना दिख रहा है बेटा, 50,000। कॉमन डेप्ट कितने रुपए का, 30,000 का या 50,000 का, 30,000। तो कैंसिल कितने से किया जाएगा, 30,000 से या 50,000 से, 30,000। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द, क्या बात की आपने बेटा यहाँ पे, कॉमन डेप्ट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूं बेटा, ट्रीटमेंट फॉर किसके लिए बेटा, लिखो बेटा आप लोग, ट्रीटमेंट फॉर स्टॉक रिजर्व। ट्रीटमेंट फॉर स्टॉक रिजर्व के बारे में अपन को समझना है। ट्रीटमेंट फॉर स्टॉक रिजर्व, अब समझना बड़े ध्यान से, हम यही बात करें, एच ने माल सेल किया होगा किसको बेटा, एस को। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। पॉइंट जनरली जब भी कंसोलिडेशन क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये पॉइंट तो बीच में आता ही आता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एच ने माल सेल किया किसको बेटा, एस को। क्या ऐसा हो सकता है
एच माल सेल करता है किसको बेटा, एच को। तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। क्या एच जो माल एच को सेल करता है, क्या इसके लिए इस गुड्स की कोई कॉस्ट तो होगी। ये 40,000 रुपए का माल 10,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 50,000 रुपए में अल्टीमेटली क्या करता है बेटा, सेल करता है किसको बेटा, जवाब दो। तो एक बात मुझे बताओ, बहुत अच्छा पॉइंट होगा, बड़ा ध्यान से समझना बेटा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पॉइंट बहुत दिक्कत देता है, इसलिए ध्यान समझना बेटा। एच ने ये माल किसको सेल किया बेटा, एस को। तो क्या एच ने जब माल एस को सेल किया होगा, हो सकता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके माल सेल करे। तो से एग्जांपल एच ने 40,000 का माल 10,000 का प्रॉफिट जोड़ के किसको सेल किया बेटा, यहाँ पे 50,000 रुपए का। सबसे पहली बात, माल सेल किया होगा उधार पे, तो क्या यहाँ पर डेटर्स दिख रहा है कितने रुपए का बेटा, 50,000 रुपए। क्या यहाँ पे क्रेडिटर्स दिख रहा है कितने रुपए का बेटा, आपके पास 50,000 रुपए का। क्या ये आपस में कैंसिल होंगे, कॉमन डेब्ट तो यहाँ पे है ही है। तो क्या जो माल एच ने एस को सेल किया होगा, तो क्या वो अल्टीमेटली स्टॉक भी तो इसके पास रखा हुआ कितने रुपए का बेटा, 50,000 रुपए का। अरे हाँ या ना। अब समझना, मैं ध्यान से, मैं यहाँ पर यहाँ की बात, हेलो, हम यहाँ बात करें, हमने हेलो, हमने यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे डेटर्स लिखूंगा 50,000 रुपए से, यहाँ पे लिखूंगा बेटा लिखूंगा कितने रुपए, बोलो। क्या मैं यहाँ पे 50,000 का क्रेडिटर्स लिखूंगा, यहाँ पे 50,000 का डेटर्स लिखूंगा, तो क्या ये डेटर्स तो वही है जो आपस में कैंसिल होने, तो लिखो ही नहीं इस बात को बेटा। बट यहाँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के मैं यहाँ पे स्टॉक के बारे में जब आपसे बात करता हूं, क्या स्टॉक दिख रहा है 50,000 रुपए का बेटा। क्या इस 50,000 रुपए के अंदर एच का प्रॉफिट भी इंक्लूडिंग है, कितने रुपए का प्रॉफिट इंक्लूडिंग। तो मुझे बताओ, जब एच ने जब ये माल एस को सेल किया होगा, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया, वो कितने रुपए से बेटा, 10,000 रुपए से। क्या जो माल आपने सेल किया वो माल वापस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वापस से आ गया, तो क्या प्रॉफिट आपका अनरियलाइज हो गया, रियलाइज्ड हो गया। जब मैं माल सेल करता हूं तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट रियलाइज हो चुका। जो स्टॉक मैंने वापस से सेल किया, जो स्टॉक मैंने सेल किया, वो स्टॉक अगर वापस से मेरे पास आ गया, तो क्या मेरा प्रॉफिट भी वापस से कैंसिल होना चाहिए। जब मैं माल सेल करता हूं तो मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करता हूं। जो माल मैंने सेल किया वो माल अगर मेरे पास वापस से आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या मेरा प्रॉफिट भी उतने से कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज ये पॉइंट ध्यान समझना। जो माल मैंने सेल किया था, तब जैसे सेल करता हूं तो अपने आप पे प्रॉफिट रिकॉर्ड करता हूं। जो माल मैंने सेल किया वो माल मेरे पास वापस से आ जाए, प्रॉफिट कैंसिल होगा, ये प्रॉफिट कैंसिल नहीं होगा। तो मुझे बताओ, ये 50,000 का माल किया था, तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 10,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, तो वही माल अगर मेरे पास वापस से आ जाएगा, तो क्या मैं 10,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड किया हुआ था, उस प्रॉफिट को मैं वापस से कैंसिल करूंगा या कैंसिल नहीं करूंगा, बोलो जवाब दो। इसको बोलेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो दैट मीन्स मुझे बताओ, 10,000 रुपए से समझना, लिखो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व के लिए जितना प्रॉफिट का एलिमेंट होगा, जितना प्रॉफिट का एलिमेंट होगा, जितना प्रॉफिट का एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट से, उस प्रॉफिट एलिमेंट से, उस प्रॉफिट एलिमेंट से स्टॉक की वैल्यू को कम किया जाएगा और उसी प्रॉफिट एलिमेंट से होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी कम किया जाएगा। प्रॉफिट एलिमेंट से होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी कम किया जाएगा। क्या समझ में आया? पर एक बात बताओ, या तो हमने माला सब कुछ के बारे में यहां पे डिस्कशन कर लिया। अब मेरी बात समझना, हमने जो माल एच ने एस को सेल किया था, ठीक है, ये हम बात कर लिया। स्टॉक कितने का सेल किया था बेटा? 50,000 का। सिर्फ 20,000 का स्टॉक ही बचता है। कैसा हो सकता है? हमने तो एच ने 50,000 का माल सेंड किया। किसको सेंड किया? किसको सेंड किया? बोलो, एस को सेंड किया।
बट 50,000 के माल में से सिर्फ 20,000 का माल ही बचा। कैसा हो सकता है? तो प्रॉफिट कैंसिल पूरे 50,000 पे किया जाएगा या 20,000 के ऊपर? 20,000 के ऊपर, क्योंकि हमने माल सेंड किया 50,000 का, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया कितने पे? 50,000 पे। माल मेरे पास आया कितने का बेटा? 20,000। तो प्रॉफिट भी कैंसिल कितने पे होगा? 20,000। पिछले क्वेश्चन में 50,000 का माल दिया था, 50,000 का माल पूरा आ गया था, पूरे से प्रॉफिट कैंसिल कर दिया। अब मैंने 50,000 का माल सेंड किया, आया कितने रुपए से? 20,000। तो प्रॉफिट भी कैंसिल 20,000 से हो गए, पूरे 50,000 रुपए से। अरे हाँ है ना, 20,000 के ऊपर। तो आपको पता है कि 10,000 का प्रॉफिट कितने पे होता है? 50,000 के ऊपर। तो 20,000 के ऊपर कितना होगा? बोलो तो बताओ, प्रॉफिट का एलिमेंट कितने रुपए का होगा? 4,000। तो 4,000 से क्या होगा बेटा? स्टॉक की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? कम होगी। और कम होगी, और 4,000 रुपए से क्या करेंगे? होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। क्या आपको समझ में आया? लगभग बेटा कंसोलिडेशन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं बेटा, मतलब मैंने बेस्ट ट्राई किया है बेटा, इतने कम समय के अंदर मैं जितना कर सकता था बेटा। तो मतलब जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कंसेप्ट्स होते हैं उन सभी कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की। और जितने भी कंसेप्ट पढ़े बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके लिए दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देंगे, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कशन करेंगे बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें अगर आपकी परमिशन हो तो बेटा। बिल्कुल भी नहीं, हालत नहीं बची है बेटा। एक्चुअली मेरा क्या मतलब, मुझे हार्डली 5 मिनट लगेंगे। सिर्फ 5 मिनट सुन लो ना बेटा, सिर्फ 5 मिनट बेटा। कारण ये बेटा, जो मैंने पढ़ा हुआ उसको, मतलब जो मैंने पढ़ाया उसको आपको समझ में आ जाएगा मैंने पढ़ाया क्या अभी तक, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ। प्लीज बेटा एक क्वेश्चन ना सिर्फ बेटा। यस, ऐसा करवा दूं? चलो नाउ कल तो करेंगे बेटा, सब करेंगे। यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये शीट मैंने दी है एग्जाम से पहले करके जाना, ये मेरी गारंटी, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। कंसल्टेशन की मेरी गारंटी है। ये 6 क्वेश्चन मैंने दिए, 6 ही दिए, 7 दिए, ये मेरी गारंटी, इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता है। इन 7 क्वेश्चन से बाहर कैपिटल कंसल्टेशन आ ही सकता है, मतलब नहीं आ सकता, उसकी ताकत नहीं है एग्जाम में कि इससे बाहर कुछ पूछ ले आपसे बेटा। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट क्वेश्चन रीड करो फटाफट से बेटा, 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा, ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, बैलेंस शीट के अंदर हैरी और सेल लिमिटेड की बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा। शायद ये क्वेश्चन नंबर मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा आपको। जिनके पास मेरे पूरे कंपाइल नोट्स है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 19 देख लें बेटा आप शायद तक। जिनको मैंने शीट दे चुका हूं बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हैरी और सेल लिमिटेड का। जिनके पास मेरे पूरे कंपाइल नोट्स है बेटा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 आपको मिलेगा बेटा। ध्यान से, बिल्कुल बातचीत नहीं बेटा, बिल्कुल बातचीत नहीं बेटा। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं बेटा। The following are the average balance sheet of the Harry Limited and Sale Limited on 31st March 2009. इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितने रुपए का आपके पास? 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए का, 1,70,000 रुपए का। पीएनएल क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000 का, 1,30,000 रुपए का। आपके पास करंट लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4,40,000 रुपए की, 2 लाख रुपए की। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, कैलकुलेटर फटाफट से कोई नोट्स है ना, नोट्स में करेक्शन ऑलरेडी मैं, हाँ पुराना नोट्स दो फटाफट से मेरे को, कोई नोट्स दे दो ना प्लीज यार। ये नहीं, मेरे पुराने नोट्स से। ध्यान से बात करें बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए, 1,70,000 रुपए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1,60,000 रुपए, 1,30,000 रुपए। करंट लायबिलिटी के अंदर आपके पास 4,40,000 रुपए और 2 लाख रुपए। बैलेंस शीट की टोटल 17 लाख रुपए और 10 लाख रुपए बेटा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा, जो क्वेश्चन आपको शीट दी बेटा वहां पे 2 फिगर दिख रहे हैं बेटा। 17 लाख अपने आप में बैलेंस शीट टोटल है, 10 लाख रुपए अपने आप बैलेंस शीट टोटल है, 14,40,000 कुछ भी नहीं है, सिर्फ गलत फहमी है वो। समझ में आया बेटा? और 11,40 क्वेश्चन कुछ भी नहीं, वो भी अगेन क्या बेटा? गलत फहमी है बेटा। ना ध्यान समझना, आपके पास इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास फिक्स असेट्स क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। पहला पॉइंट, हमने इन्वेस्टमेंट कब का किया बेटा? 1 जुलाई 2008 का। जैसे ही क्वेश्चन दिखे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड ऑफ द ईयर में है, मतलब टाइम एडजस्टमेंट किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 2,50,000 का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,20,000 का बैलेंस है। क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट बैलेंस, और क्वेश्चन नहीं भी बोलता है तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट ही कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन ने खुद ने स्पेसिफिकली डेबिट बोल दिया तो डेबिट हम मानेंगे। ऑन द 1 अक्टूबर 2008 1 इक्विटी शेयर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार बेटा, वाह मजा आ गया इस क्वेश्चन में तो यार बेटा। सीरियसली क्वेश्चन इतना अच्छा देखा हुआ नहीं है तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है बेटा एग्जाम के अंदर बेटा, ध्यान समझना बेटा, समझना। इश्यू 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड एज ए बोनस शेयर, 4 शेयर के बदले में हम 1 बोनस शेयर दे रहे हैं, बोलो हाँ या ना। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैरी लिमिटेड, हैरी लिमिटेड में इसके बदले में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री पास नहीं की, नहीं की, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। 30 सितंबर 2008 को हमने क्या किया, 25% से डिविडेंड डिक्लेयर किया 4 लाख रुपए के ऊपर। ये समझ में क्वेश्चन मेरे पास आया, और क्वेश्चन ने बोला जो भी डिविडेंड, ठीक है व्हाट एवर डिविडेंड, और ये डिविडेंड का हमने P&L में क्रेडिट हमने कर दिया, क्या किया इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। 50,000 स्टे लिमिटेड और हैरी लिमिटेड रुपीस कितना बेटा, 50,000 फॉर परचेज ऑफ स्टॉक फ्रॉम हैरी लिमिटेड। मतलब क्या बेटा, सीधी सी बात, से लिमिटेड कर्जदार है किसका बेटा, हैरी लिमिटेड। कितने रुपए का बेटा, 50,000 रुपए का। तो मतलब से लिमिटेड कर्जदार है, तो मतलब से लिमिटेड की बुक्स अकाउंट में क्रेडिटर्स दिख रहे होंगे कितने रुपए बेटा, 50,000। तो क्या मुझे 50,000 रुपए देना है किसको, से को, तो क्या हैरी को 50,000 रुपए लेना होगा। तो क्या ये कॉमन डेप्ट हुआ, तो 50,000 से डेटर्स कम होंगे, 50,000 से क्रेडिटर्स भी क्या होंगे बेटा आपके, कम होंगे, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन ने बोला ये जो कुछ भी माल सेल किया गया इसके ऊपर 25% का है बेटा प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडिंग है। तो मतलब क्या है, इसमें स्टॉक रिजर्व का अमाउंट भी आएगा। क्या 50,000 का माल हमने सेल किया, और जो माल हम सेल करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे सेल करते हैं, और जितनी मेरी कॉस्ट है उसका 25% अल्टीमेटली मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसा कहां बोला, क्वेश्चन ने बोला ना कॉस्ट प्लस 25%। अरे हाँ है ना। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन की शुरुआत देखना मैं कैसे करता हूँ वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर क्वेश्चन की शुरुआत करना और क्वेश्चन को मैं सोल्व करने का तरीका अगर आपने पकड़ लिया है, मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मेरी बैलेंस शीट की शुरुआत करने का तरीका हमेशा क्या होगा, बैलेंस शीट की असेट साइड से। बोल समझ में आया बेटा। नाउ हार्डली 5 मिनट्स बेटा, ध्यान समझना। देखो बेटा आप टाइम देख लो बेटा, ये मेरी गारंटी एग्जाम में क्वेश्चन होगा, आप भी कंसोलिडेशन क्वेश्चन 5 मिनट में कर पाओगे, बट तरीका सिर्फ मेरा होगा, समझना। ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन की मैं शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन की शुरुआत मुझे करना है सबसे पहले बात क्वेश्चन की असेट साइड से बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। हम लिखेंगे बेटा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, और आप डेट वेट सब लिखोगे बेटा ध्यान से। ये मेरी बैलेंस शीट की असेट साइड और ये मेरी बैलेंस शीट की क्या है बेटा, लायबिलिटी साइड। ध्यान से समझना, इक्विटी नहीं, पर्टिकुलर बेटा बिल्कुल बातचीत नहीं बेटा, अमाउंट बिल्कुल बातचीत नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा, है ना। ए इक्विटी एंड लायबिलिटी। पॉइंट नंबर बी बैलेंस शीट की असेट साइड। ध्यान सुनना बेटा, क्वेश्चन की शुरुआत में कहां से करूं, बैलेंस शीट की असेट साइड। यस बोले, देखो कभी कभी परिस्थिति के विपरीत काम करना सीखा करो बेटा, बहुत मजा आता है, ठीक है बेटा। नाउ ध्यान समझना, मैं क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करूंगा, बैलेंस शीट की असेट साइड से करूंगा। ध्यान समझना, कहां से करूंगा बेटा, असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहला आइटम कौन सा गिवन है क्वेश्चन में बेटा, फिक्स असेट्स। ये लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे बेटा, कितने से बेटा, फिक्स्ड असेट्स। ध्यान से, एच का लिखा, एस का लिखा। एच की फिक्स असेट्स कितने रुपए की है बेटा, 4,80,000। आप लोग सिर्फ देखने लिखो मत, समझने पे ध्यान दो बेटा, क्योंकि ज्यादा समय आप फोटो भी खींच लो, घर जाकर नोट डाउन कर लो तो भी काम बन जाएगा। सिर्फ आप समझने पे ध्यान दो। एच का कितना है बेटा आपके पास, 4,80,000। एस का कितने रुपए का, 2,50,000 रुपए। बात खत्म।
फिक्स एसेट्स के बाद क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सेल लिमिटेड। बताओ क्या इसका इफेक्ट कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या सभी समझ में आया बेटा? श्योर। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा इस पॉइंट के लिए हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नाउ हम यहां लिखेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। कितने रुपए बेटा? 5 लाख। क्या मैं हैंड टू हैंड यहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दूं अभी? नहीं, बीच में कुछ करने का नहीं। फिर क्या आएगा आपके पास बेटा, करंट असेट्स। ये लिख दिया बेटा मैंने, क्या बेटा, करंट असेट्स। एच का और कितने का बेटा, एस का। एच का करंट असेट्स कितने रुपए का है? 7,20,000। एस का कितने रुपए का? 7,50,000। क्या सभी को समझ में आया? क्या बैलेंस शीट की असेट साइड ओवर? हम जाते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा आपको बेटा, करंट लायबिलिटी। सुनना ध्यान से, यहाँ पे एच गिवन है, यहाँ पे एस गिवन है। एच कितने रुपए का है? 7 लाख 4,40,000। एस कितने रुपए का है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, P&L, और क्या गिवन है बेटा, जनरल रिजर्व, और क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। सुनना ध्यान से बेटा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, मेरे पास P&L गिवन है, और मुझे पता है इसके बीच में MI तो आएगा ही आएगा, ये बात तो तय है बेटा। तो MI के बीच में लिख दो बेटा। सुनना ध्यान से, जितना बोलूं उतना लिखना, उसके से समझने जाना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन का, अभी तक क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं था, अब आपके लिए नया पॉइंट आने जा रहा है बेटा। क्वेश्चन में आपके पास P&L गिवन है कितने रुपए का बेटा, 1,60,000 का। क्या लिख दिया, 1,60,000 रुपए। जनरल रिजर्व कितने रुपए का गिवन है बेटा, 1,30,000 रुपए का। अरे हाँ है ना, 1 लाख रुपए का। और क्या मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है कितने रुपए की बेटा आपके पास बेटा, 10 लाख रुपए की। ये हमने लिख दिया बाहर बेटा। ये सिर्फ हमने होल्डिंग का लिखा है, सब्सिडी लिखा है। क्या सब्सिडरी की इक्विटी शेयर कैपिटल का इफेक्ट देना बाकी है? क्या सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस का इफेक्ट देना बाकी है? और आपके पास सब्सिडरी के रिजर्व प्लस 1 गिवन है या 2 गिवन है? 2 गिवन। तो मुझे बताओ इसका इफेक्ट जाएगा कहां पे बेटा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। क्या ये जो बैलेंस शीट में फिगर दिख रहा है क्लोजिंग फिगर है या ओपनिंग फिगर है? ये फिगर क्लोजिंग है या ओपनिंग? क्या है पॉइंट, सभी को समझ में अच्छे से है? तो नाउ इसका इफेक्ट कहां जाएगा, प्लीज अब बिल्कुल ना लिखें, कुछ ना करें, ध्यान से, ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट हो रहा है। हमें लिखेंगे हेडिंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। जब मैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट यहां पे लिखूंगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, कितने कॉलम बनेंगे आपको जवाब देना। पहला कॉलम तो पर्टिकुलर का बनेगा, क्या ये बात तो क्लियर है बेटा, बोलो। दूसरा कॉलम तो कैपिटल प्रॉफिट का बनेगा, क्या ये पॉइंट भी आपको क्लियर है? अब इसके बाद कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। क्वेश्चन में कुल कितने बैलेंस गिवन है, 2 + 1। पहला कॉलम कौन सा, जनरल रिजर्व, दूसरा कौन सा बेटा, P&L। जनरल रिजर्व और कौन सा बेटा, P&L। पर ये कौन सा होगा, रेवेन्यू। ये कौन सा होगा, रेवेन्यू। लास्ट कॉलम कौन सा होगा बेटा, टोटल का आपका होगा। इज इट क्लियर? अरे जवाब दो। जितने बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास P&L गिवन है, सबसे पहले बताओ टोटल कॉलम में ओपनिंग फिगर आता है या क्लोजिंग? क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1,70,000 रुपए और 1,30,000 रुपए। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? अरे हाँ है ना। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट हो चुका है आपके? अब मुझे बताओ आपके P&L में से, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग फिगर आता है और क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व का P&L का बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2008 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है कितने रुपए का बेटा, 2,50,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। क्या आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा कितने रुपए का बेटा, 10,000 रुपए का। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बेटा, 80,000 रुपए का। नेगेटिव है या पॉजिटिव? क्या पॉइंट समझ में आ गया? क्या ये बैलेंस नेगेटिव है या बैलेंस पॉजिटिव? बोलो। अब सम करो बेटा कितना, 3,70,000 और कितने का बेटा, 80,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस, और कितने रुपए का बेटा, 10,000 रुपए का। इसका करूं क्या, कुछ नहीं करना है। क्या मुझे बताओ, अब मुझे बताओ मेरे पास क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है कितने रुपए की गिवन है बेटा, 10 लाख का ट्रीटमेंट कर चुका हूं और 5 लाख का ट्रीटमेंट करना बाकी है।
सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा तो बोनस शेयर का ट्रीटमेंट गिवन है, बोलो हाँ है ना। अब बोनस शेयर का ट्रीटमेंट गिवन तो बताओ क्वेश्चन को बोनस ड्यूरिंग द ईयर में दिया गया या मिड ऑफ द ईयर में? एक की बात होती है वैसे, ड्यूरिंग द ईयर मिड ऑफ द ईयर बेटा, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये बोनस शेयर जो दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर में दिया है या एंड ऑफ द ईयर में दिया गया? ड्यूरिंग द ईयर में। समझना, अगर बोनस शेयर ड्यूरिंग द ईयर में दिया जाता है तो एक बार टाइम एडजस्टमेंट से पहले ऐड करेंगे, टाइम एडजस्टमेंट के बाद वापस से हम लेस करेंगे, बट इसका कोई और एडिशनल इफेक्ट नहीं दिया है। कैसा लिखवा चुका हूं? तो मुझे बताओ, ये तो आपको समझ में आ गया। यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा बोनस शेयर। कितने रुपए का अमाउंट बेटा आपके पास? जितने से हमने बोनस शेयर डिक्लेयर किया होगा। बट ये बोनस शेयर कितने से डिक्लेयर किया मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब सुनना, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे डिविडेंड का पॉइंट है? क्या है? ओ चलो ठीक है। सबसे पहली बात, आपको यह पता लग गया कि आपको क्वेश्चन में आपको बोनस शेयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में जो आपको 5 लाख रुपए की, बड़ा सुनना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या क्वेश्चन में जो 5 लाख रुपए की आपको ये कैपिटल दिख रही है, ये कैपिटल जो दिख रही है बोनस शेयर देने के बाद की कैपिटल या बोनस शेयर देने से पहले की कैपिटल है? आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि बोनस शेयर हमने साल के दौरान इश्यू किया था, मतलब ये कैपिटल जो आ रही है बोनस देने के बाद की। क्या समझ में आया? अगर यही बोनस शेयर एंड ऑफ द ईयर में दिया होता तो वो कैपिटल आपकी बोनस शेयर देने से पहले की होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिखना। चलो इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है, अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या इस क्वेश्चन में बोनस शेयर जो दिया गया वो एंड ऑफ द ईयर में दिया गया, बिगनिंग ऑफ द ईयर में दिया गया, ये मिड ऑफ द ईयर में? मिड ऑफ द ईयर में। तो बताओ, साल के दौरान ही बोनस शेयर डिक्लेयर दिया जा चुका होगा, दिया जा चुका है, तो बताओ जो कैपिटल आ रही होगी एंड ऑफ द ईयर में, बोनस शेयर देने की बाद की होगी या पहले की होगी? बात की होगी। क्या ये पॉइंट समझ में सभी को समझ में अच्छे से आया? बट जब यही कैपिटल के बारे में जब आपसे बात करता हूं एंड ऑफ द ईयर में होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो कैपिटल देने से, क्या जो एंड ऑफ द ईयर में बोनस होगा देना बाकी है, दिया जा चुका है? बेटा अगर ये बोनस शेयर मिड ऑफ द ईयर में, तो कैपिटल जो आ रही है बोनस शेयर देने के बाद की है। अगर बोनस शेयर डिक्लेयर ही हमने एंड ऑफ द ईयर में किया तो बोनस देना तो बाकी होगा, दिया जा चुका होगा, बाकी होगा। तो बताओ, क्या ये 5 लाख रुपए की कैपिटल बोनस देने के बाद की है? बोनस देने के बाद की होगी। और आपको एक बात बताओ, हमने 4 के बदले में 1 दिया है, 1 के बदले में 4 दिया? तो मुझे बताओ, 4 के बदले में 1 दिया है, तो मतलब अगर मुझे बताओ पहले मेरी कैपिटल 4 थी तो 1 और दे दिया, तो बताओ मेरी कैपिटल अब कितने की होगी? 5 की होगी। तो बताओ, ये कैपिटल बोनस देने के बाद की, अरे बोलो, और ये कैपिटल बोनस देने से पहले की। तो अगर 5 लाख जो बोनस शेयर दिख रहा है तो बोनस शेयर देने से पहले की, तो बोनस देने से पहले की कैपिटल कितनी होगी? 4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बोनस शेयर देने से पहले मेरी कैपिटल कितनी की थी? 4 लाख थी, अब होगी कितनी बेटा? 5 लाख। तो बताओ बोनस शेयर हमने कितने से इश्यू किया? 1 लाख रुपए से। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास 4 शेयर थे तो हमने 1 शेयर दिया, तो कुल शेयर कितने हो गए बेटा? 5। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? ये पॉइंट क्लियर है। अगर पहले शेयर कितने थे बेटा? 4, अब 1 और दे दिया, तो बताओ कुल कितने हो गए बेटा? 5। तो क्या ये जो कैपिटल 5 लाख की दिख रही है बोनस शेयर देने की बात की है, तो क्या कैपिटल 5 की है? तो बताओ बोनस शेयर देने से पहले कितनी होगी? 4 होंगे। अरे हाँ है ना बेटा? जवाब दो ना यार, ये पॉइंट समझ में बिल्कुल नहीं आया बेटा। मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को बीच में बेटा, ऐसे आप मैं पढ़ा समझो कोई मतलब नहीं है बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 4 लाख कैसे आया? क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? जवाब दो। तो दैट मीन्स मुझे बताओ, ये 5 लाख की जो कैपिटल देने की बात की है, तो बोनस शेयर देने के बाद अगर जिसके पास 4 शेयर तो वो कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। तो बोनस शेयर अगर मैं नहीं देता तो कैपिटल कितने की होती? 4 की होती। तो बताओ 5 लाख 5 के बराबर है, तो 4 के बराबर कितना? क्या समझ में आया? तो दैट मीन्स मुझे बताओ, आपने जो बोनस शेयर दिया वो कितना दिया बेटा? 1 लाख रुपए का दिया। तो मुझे बताओ 1 लाख रुपए से क्या मैं ऐड करूं या लेस करूं? और बताओ, जब आप क्वेश्चन में मुझे बताओ यहां पे डिविडेंड भी तो है बेटा, क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी तो है? और क्वेश्चन ने बोला डिविडेंड दिया हमने कितने परसेंट से बेटा? 25% से। कितने के ऊपर दिया बेटा? 4 लाख के ऊपर दिया। तो 25 लाख के 4 लाख के ऊपर 5% से कितना होगा बेटा आपके पास?
सॉरी 4 लाख के ऊपर 25% कितना होगा बेटा? 1 लाख। तो क्या डिविडेंड भी हम वापस से ऐड करते हैं? ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा कितना आएगा? बस 3,70,000 रुपए। यहाँ पे कितना आएगा बेटा पास? 20,000 रुपए का पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 1,10,000 रुपए। क्या आप क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? तो टाइम एडजस्टमेंट क्वेश्चन में करना पड़ेगा या टाइम एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर का प्रॉफिट है, एंड ऑफ द ईयर का प्रॉफिट है। आपने इन्वेस्टमेंट कब किया बेटा? 1 जुलाई को किया, और 1 जुलाई के दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस दिन का प्रॉफिट आपको पता है क्या? अरे 1 जुलाई के दिन आपके पास प्रॉफिट कितना है, क्या आपको पता है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ 1 जुलाई के दिन कितना प्रॉफिट ये पता है, 31 मार्च को कितना प्रॉफिट ये पता है, आपने इन्वेस्टमेंट कब किया? 1 जुलाई को किया, क्या आपको पता है क्या? तो क्या 3 महीने का प्रॉफिट प्री, तो रिमेनिंग 9 मंथ का प्रॉफिट पोस्ट का हुआ या नहीं हुआ? तो क्या यहाँ पे टाइम एडजस्टमेंट होगा? बोलो। तो टाइम एडजस्टमेंट होगा तो बताओ, मैं बोलूंगा यहाँ पे 20,000 रुपए पूरे 12 महीने के है, तो 3 महीने के कितना? 1,10,000 रुपए पूरे 12 महीने का है, तो 3 महीने का यहाँ से कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 5,000, और वहां पे कितना आएगा? 27,500। तो बताओ यहाँ पे कितना हुआ बेटा? 4,02,500। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 15,000 रुपए आपके लिए आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपके पास? 82,500 रुपीज। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? बोलो, ये पॉइंट क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? बेटा ये पॉइंट सभी को अच्छे समझ में आया? जैसे ही यहाँ पे होता है तो जो चीज हम लेस ऐड किया क्या इसको वापस से लेस किया जाएगा? बेटा बोलो ना, लेस किया जाएगा क्या बेटा? बोनस शेयर। लेस किया जाएगा क्या बेटा आपके पास? डिविडेंड। तो बताओ कितना डिविडेंड था? 1 लाख रुपए यहाँ से वापस लेस करें, और 1 लाख रुपए वापस यहाँ से क्या करें बेटा? हम लेस करें। क्या जवाब दो? क्या बोनस शेयर हमने ऊपर भी ऐड कर दिया, नीचे भी लेस कर दिया, क्या इस बोनस शेयर का कोई एडिशनल इफेक्ट दिया जाएगा? बोनस शेयर का एडिशनल इफेक्ट तब दिया जाता है जब बोनस हम डिक्लेयर कब करें बेटा? एंड ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द ईयर में? एंड ऑफ द ईयर। तो हमने ऊपर ऐड कर दिया, ऊपर नीचे लेस कर दिया। बट डिविडेंड के बारे में बताओ, क्या आपको एडिशनल इफेक्ट देना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था बोनस डिविडेंड के बारे में, जितना ऊपर ऐड करेंगे उतना लेस करेंगे। इसमें जितना हिस्सा होल्डिंग का होगा उसको आपको प्री एक्विजिशन में से लेस किया जाएगा, और कंसोलिडेटेड के प्रॉफिट में से, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से भी लेस किया जाएगा। क्या ये बताया था? तो बताओ इस 1 लाख में मेरा कितना हिस्सा होगा बेटा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। शेयरिंग निकालना, आपको कितना शेयर आपने हेल्ड किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। होल्डिंग कितना है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे बोला है कि होल्डिंग का कितना परसेंटेज है बेटा? सब्सिडी का कितना परसेंटेज? क्या क्वेश्चन ने कहीं पे बोला है? आप क्या सभी होल्डिंग निकाल, आप सही बोलोगे सर सामने वाले कंपनी के 5 लाख रुपए की कैपिटल, इस 5 लाख की कैपिटल में मेरे पास 3 लाख का हिस्सा है, मतलब मेरा कितना हिस्सा है बेटा? 60%। क्या सभी का ये जवाब है? तो ये जवाब है, तो ये गलत जवाब है। ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी गलती है आपके। आप पूरा क्वेश्चन सही कर रहे हो, जैसे ही आपने परसेंटेज होल्डिंग निकाला और 60% निकाला, ये गलत है। पूरा एग्जाम यही खेलेगा बेटा आपके साथ। बेटा ये बताओ, आपने सबसे पहली बात शेयर कब परचेज किए बेटा? 1 जुलाई को परचेज किए। और मुझे बताओ आप कंपनी ने बोनस शेयर कब इश्यू किया बेटा? 1 अक्टूबर को इश्यू किया। क्या कंपनी ने जब बोनस शेयर इश्यू किया गया होगा, तो क्या जब कंपनी सबको बोनस शेयर दे रही होगी तो क्या आपको भी बोनस शेयर तो दिया गया होगा? तो अगर आपके पास पहले 3,000 शेयर थे तो बोनस शेयर देने के बाद आपके पास क्या 3,750 शेयर आए होंगे? सर कैसे आए? क्या क्वेश्चन ने बोला 4 के बदले में 1 दे रहे, तो आपके पास कुल 3,000 शेयर, तो आपको 750 शेयर मिले होंगे। अरे हाँ है ना। तो बताओ आपके पास टोटल शेयर बोनस के पास कितने हो गए? 3750। सर आपने ऐसा क्यों किया? एक काम करो, ऐसा करो, क्या ये 5 लाख की कैपिटल बोनस देने की बात की है या पहले की है? क्या ये 5 लाख की जो कैपिटल दिख रही है बोनस देने के बाद की है या पहले की? बात की। तो बताओ ऊपर जो कैपिटल चाहिए शेयर देने की बात की होनी चाहिए। दैट मीन्स 3,75,000 डिवाइड बाय कितना बेटा आपके पास? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना करूंगा? 100। दैट मीन्स कितना आएगा? 75%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। इसके बिना तो क्वेश्चन ही अधूरा है। आपने सब कुछ कर लिया, अरे आपने होल्डिंग गलत निकाली तो क्वेश्चन पूरा आपका गलत है।
ये मैंने होल्डिंग ऐसा क्यों किया? क्या सभी को ये लॉजिकली क्लियर हुआ? क्या सभी को ये लॉजिकली क्लियर है? ये लॉजिक बोल समझ में आया? क्योंकि अगर या ऐसा नहीं करते हो आप ऐसा कर सकते हो। क्या 3 लाख रुपए की कैपिटल बोनस शेयर देने से पहले की, तो बोनस शेयर से पहले कैपिटल कितनी थी बेटा? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट बेटा? ये कर लो तो भी कितना आएगा बेटा? 75। कैसे भी कर लो आपको ये आना चाहिए। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? जवाब दो, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे बताओ, क्या इस 1 लाख में मेरा कितना हिस्सा है बेटा? 75%। अगर आपने हिस्सा 60% निकाला होगा तो आपने हर जगह गलत ही गलत तो किया होगा। और आपको लग रहा होगा बैलेंस शीट हमारी टेली है, क्वेश्चन हमारा सही, बाकी क्वेश्चन पूरा आपको गलत है, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको बेटा। क्योंकि जो परसेंटेज है होल्डिंग गलत है, गुडविल गलत है, गुडविल गलत है, प्रॉफिट ऑफ एलोकेशन प्रॉफिट, सब कुछ तो गलत है बेटा आपका। तो नाउ मुझे बताओ इस डिविडेंड में मेरा कितना हिस्सा है बेटा? 75%। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट में से भी कम किया जाएगा और सीओसी में से भी कम किया जाएगा। कुछ याद आ रहा है? अरे जवाब दो। क्या बोनस शेयर का इफेक्ट कहीं पे दूं? बोनस शेयर का इफेक्ट में एडिशनल इफेक्ट दूंगा क्या? नहीं दूंगा। बोनस शेयर के तो मैंने मना बोला था आप लोगों को बेटा। अरे हाँ या ना? नाउ बताओ, क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो चुका, क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो चुका, क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो चुका, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट बचा कितने रुपए का बेटा? 50,000 रुपए का। क्वेश्चन ने बोला 50,000 रुपए का कर्जदार है, आपस में इंटर कंपनी डेब्ट है या नहीं है बेटा? तो मैंने आपको बोला कि 50,000 से डेटर्स कम किए जाएंगे, 50,000 से क्रेडिटर्स कम किए जाएंगे। बट क्वेश्चन में डेटर्स और क्रेडिटर्स तो गिवन नहीं है, पर क्या डेटर्स और क्रेडिटर्स अल्टीमेटली क्या करंट असेट्स का पार्ट होता है? तो क्या मुझे ये बताओ, क्या मैं 50,000 रुपए यहां से लेस कर दूं और 50,000 रुपए मैं यहां से लेस कर दूं? ये पॉइंट समझ में आया? क्या मुझे 50,000 से डेटर्स कम करना है, 50,000 से मुझे क्रेडिटर्स कम करना है? तो डेटर्स और क्रेडिटर्स अल्टीमेटली क्या करंट असेट्स का पार्ट होता है? अरे बोलो ना। तो इसलिए हम 50,000 को यहां से भी लेस कर देंगे, 50,000 को हम यहां से भी लेस कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या इस 50,000 के अंदर क्या मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट भी इंक्लूडिंग है? कितना इंक्लूडिंग है? दैट्स द 25%। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? जो भी हम गुड्स को सेल करते हैं, कॉस्ट को क्या 25% एड ऑन करके करते हैं। तो मतलब क्या मेरी सेलिंग प्राइस 125 रुपए है बेटा? जवाब दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 50,000 रुपए का माल है वो 125 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना बेटा? तो कॉस्ट निकल गया, या 25 के बराबर कितना बेटा? 10,000 रुपए का प्रॉफिट। क्या सभी को समझ में आया? अरे बोलो। तो दैट मीन्स क्या 10,000 रुपए का अनलाइज प्रॉफिट है। 10,000 का अनलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था आपको बेटा? होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से भी कम किया जाएगा और स्टॉक में से भी कम किया जाएगा। तो बताओ होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट 10,000 से हम क्या कर देंगे? यहाँ से कम कर देंगे, और स्टॉक की वैल्यू को भी क्या कर देंगे? 10,000 से हम कम कर देंगे। पर स्टॉक की वैल्यू तो अल्टीमेटली क्या वो करंट असेट्स का पार्ट ही तो आपके लिए होगा। अरे हाँ है ना? दैट्स इट, दिस द एंड ऑफ द क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को हम क्लोज करते हैं फटाफट से ध्यान से बेटा। नाउ अभी हाँ लास्ट बच गया इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था आपके पास? 10 लाख हमने ये लिख दिया। पर सब्सिडी का कितना था बेटा के पास? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट बेटा? 75%। तो 5 लाख का 75%, 5 लाख का 75% कितना? क्या अभी भी 1,20,000 बचा हुआ है? बचा हुआ 1,20,000 कहां पे जाएगा बेटा आपके पास? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। क्या जवाब दो? यहां लिखा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का बेटा? 1,25,000 रुपए। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? दैट्स द पॉइंट बेटा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन खत्म हो गया, सारे अकाउंट्स इनको क्लोज करो बेटा। नाउ ध्यान से क्या यहाँ पे बैलेंस आया? बोलो कितना बैलेंस आ रहा है बेटा? यहाँ पे 2,02,500। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 15,000। यहाँ पे कितना आ रहा है? 82,500। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब बताओ इसमें से जितना हिस्सा होल्डिंग का होगा वो कहां जाएगा बेटा? बोलो इसमें जितना हिस्सा होल्डिंग का वो कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो बताओ 2,02,000 के अंदर हम यहाँ पे बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 2,02,500 का 75% कितना आएगा? 1,51,000, 1,08,75। तो बताओ
बचा हुआ आपका है क्या? नहीं, जो आपका नहीं है वो कहाँ जाएगा बेटा? माइनर इंटरेस्ट। तो 2,02,500 का कितना परसेंट? 25%। कितना आएगा बेटा? 50,625। चलो ये हो गया। क्या मुझे बताओ इस 15,000 का 75% कहाँ जाएगा? मैंने आपको बोला था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जितना हिस्सा होल्डिंग का होगा वो कहाँ जाएगा बेटा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो 15,000 का 75% क्या ये जनरल का बैलेंस है? तो 11,225 यहाँ पे ऐड कर दो, 250। तो जितना हिस्सा हमारा नहीं वो कहाँ जाएगा? माइनॉरिटी। पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व 15,000 का कितना परसेंट बेटा? 25%। कितना होता है? 3,750। अब मैं बात करता हूं ऐसे ही 82,500। तो 82,500 का कितना परसेंट बेटा? कितना परसेंट? कितना आता? 70,000, 61,875। अरे हाँ है ना। अब इसको ऐसा ही तो ऐसा लिख दो, सिंपल सी बात। आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो बेटा देखो 2,02,500, 15,000 और कितना बेटा आपके पास बेटा? 82,500। इसमें से कुछ हिस्सा होल्डिंग का, कुछ हिस्सा किसका? माइनॉरिटी का। 75%, 25%। कितना था बेटा यहाँ पे बेटा आपके पास? 1,51,875। यहाँ पे क्या था? 50,625। यहाँ पे कितना था? 11,250, 3,750। यहाँ कितना था बेटा? 875। यहाँ कितना आएगा? 20,625। क्या ये तीनों चीजें चुपचाप आपको यहाँ पे लिखना, दिमाग क्या लगाना है बेटा? यहाँ पे 3,750, 20,625। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? अब मुझे बताओ ये तो कहाँ जाएगा आपके पास? ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ लिख चुके हैं, 11,250 लिख चुके, 675 ये हम यहाँ लिख चुके। क्या सभी को समझ में आया? दैट्स इट। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? बंद करो बेटा। यहाँ पे क्या आया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या आ रहा है बेटा? गुडविल। यहाँ पे क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 2 लाख। अब ये 2 लाख कहाँ जाएगा? यहाँ लिख दिया, लिखो, लिख रखा है बेटा अपन ने यहाँ पे बेटा। अब एक बात बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 101,875। क्या ये आपके लिए फायदा है? हाँ तो अभी तो बोला कैपिटल रिजर्व, इसको लिखेंगे बेटा। तो बताओ 1,01,875 आपका क्या बनेगा बेटा? आपका कैपिटल रिजर्व। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से बेटा? 1,01,875। ये हो गया टोटल। फटाफट से यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा इसका टोटल? 7,30,000। 7 5 20, 7 लाख 7 लाख 12,10,000। एम आई राइट? देखो बेटा एक बार। हाँ 14,10,000। सॉरी बेटा, वो लिखा वही था, बोला कुछ और था बेटा। 14,10,000 सभी को समझ में आया बेटा? अब ये हो गया, इधर करो फटाफट से बेटा। टोटल 6,40, 5,90,000। अरे हाँ है ना। इसका टोटल क्या? 21,40,000। और यहाँ बात करें इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा? 1,11,250। इसका टोटल करो बेटा। नहीं यार, 1,60,000 माइनस 75,000 माइनस 10,000 प्लस 61,875, 13,6,875। इन सबका सम करो बेटा, 21,40,000 आ रहा होगा। जबरदस्ती हाँ मत बोलो यार बेटा, वो समझ में आया बेटा? श्योर। मैं क्वेश्चन होमवर्क देना चाहूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। ट्राई करना, नहीं बने तो कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे नहीं बोलूंगा बेटा, गुड नाइट बेटा। हाँ।